हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पादप जगत या पेड़ पौधों से रिलेटेड जो है किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है पेड़ पौधों का, या फिर पादप जगत में हम किस प्रकार पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं। आज हमारा जो है इस पर डिस्कशन होने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस डिफिकल्ट टॉपिक को जितने ज़्यादा आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो ये हमारा आज का प्रयास रहने वाला है कि हम इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पौधों के अंतर्गत जैसे कि पादप जगत। अब पादप जगत में कई प्रकार के पेड़ पौधे हमको देखने को मिलते हैं जिसमें हम उसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है कि पादप जगत पेड़ पौधों का जो जगत है पादप जगत के रूप में जाना जाता है, और इसको हम पहले तो 3 प्रकार से ही वर्गीकृत करते हैं। थोड़े से नाम डिफिकल्ट है, परंतु आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो इसमें से आपको क्लासिफिकेशन आज याद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि इसको पादप जगत को हम 3 प्रकार से पहले वर्गीकृत कर देते हैं। एक होता है थैलोफाइटा, उसके बाद सेकंड होता है ब्रायोफाइटा, और उसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है ट्रैकियोफाइटा। तो ये 3 तरीके के प्रकार से हम वर्गीकृत कर देते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। डिफिकल्टी ये आती है कि इसमें अंतर करना मोस्टली ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अंतर किस प्रकार करेंगे। तो आपका अंतर इस प्रकार करेंगे, जो चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। जैसे कि बात होती है थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा वो पेड़ पौधे होते हैं, वो पादप होते हैं जिनमें पत्ती, तना और जड़ के रूप में वो विभाजित नहीं होते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि पत्तियों के भाग बताइए, तो आप बोलेंगे कि पत्तियों के भाग, पेड़ पौधों के भाग बताइए, तो आप उसमें क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ ट्री। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप उसमें बताएंगे पत्ती होती है, तना होता है और जड़ होती है। इस तरीके से आप मुझे 3 चीज बताएंगे। परंतु जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं वो इन 3 रूपों से विभाजित नहीं होते हैं, वो एक थैलेनुमा आकृति में पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधे आपके क्या कहलाते हैं, ये ऐसी कैटेगरी आपकी किसके अंतर्गत आती है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आती है। मतलब जिनकी आकृति में जड़, पत्ती और तना के रूप में विभाजित नहीं होते हैं, वो एक थैले के रूप में विभाजित होते हैं। ऐसे आपके पादप क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा कहलाते हैं। उसी प्रकार से आता है आपका ब्रायोफाइटा। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना थैलोफाइटा की, ये जल में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा जो पादप होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, जलीय पादप होते हैं थैलोफाइटा। और बात करें हम ब्रायोफाइटा की, तो ये स्थलीय पादप होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा या फिर ट्रैकियोफाइटा दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही आपके स्थलीय पौधे होते हैं, स्थलीय पादप होते हैं। ठीक है, दोनों आपके स्थलीय पादप कहलाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये तो जलीय पादप हो गए, जल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो, और उनकी आकृति में पत्ती, जड़ और तना नहीं पाया जाता है, थैले के रूप में संरचना पाई जाती है, वो थैलेफाइटा कहलाते हैं। लेकिन ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा ये दोनों स्थल में पाए जाते हैं, स्थलीय पादप कहलाते हैं, स्थलीय पौधे इनके अंतर्गत आते हैं। तो ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में क्या डिफरेंस है, तो अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में, तो ब्रायोफाइटा में संवर्धन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवर्धन ऊतक किस में नहीं पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है, और ट्रैकियोफाइटा में संवर्धन ऊतक पाया जाता है। अब दोनों में बात आती है कि संवर्धन ऊतक क्या होता है। तो देखिए, संवर्धन ऊतक एक जाल के रूप में होता है जिसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, संवर्धन ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम हमको देखने को मिलते हैं, और इन जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ही पानी जड़ से और खनिज पदार्थ जड़ से होता हुआ पत्ती तक पहुंचता है। जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से ही जल और खनिज लवणों का, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। और यह जाइलम और फ्लोएम संवर्धन ऊतक में, ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते, क्योंकि ब्रायोफाइटा में संवर्धन ऊतक नहीं पाया जाता है। ट्रैकियोफाइटा में संवर्धन ऊतक पाया जाता है। ये जो संवर्धन ऊतक होते हैं इसके अंतर्गत कैटेगरी में जाइलम फ्लोएम हमको देखने को मिलते हैं, और इन जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ही पानी या खनिज पदार्थ जड़ से
पत्ती तक पहुंचता है ना। रूट टू लीफ तक ये चीज जाती है, किसके माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। तो एक तो डिफरेंस आपको इस तरीके से याद रखना है कि ब्रायोफाइटा की बात करें या फिर ट्रैकियोफाइटा की बात करें, दोनों ही स्थलीय पौधे हैं, धरती पर पाए जाने वाले हैं, है ना, और ये जल में पाए जाने वाले हैं। परंतु इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो ब्रायोफाइटा में संवर्धन ऊतक नहीं पाया जाता है, ट्रैकियोफाइटा में संवर्धन ऊतक पाया जाता है। अब ट्रैकियोफाइटा को भी हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। किस प्रकार से? 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। ट्रैकियोफाइटा को भी हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है हमारा टेरिडियोफाइटा, टेरिडियोफाइटा पहला टेरिडियोफाइटा, दूसरा आता है अनावृतबीजी और तीसरा आता है आवृतबीजी। अब इन तीनों में अंतर आप समझिए, अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा कि टेरिडियोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही बात आती है कि टेरिडियोफाइटा में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो है पेड़ जो होते हैं वो पत्ती, तना और जड़ में विभाजित होते हैं। टेरिडोफाइटा के जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस भाग में, या फिर जिसमें पत्ती, तना और जड़ पाई जाती है, वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। पुष्प जो निकलते हैं वो इसके अंतर्गत, मतलब टेरिडोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पुष्प पादप होते हैं, उनके अंतर्गत पुष्प और बीजों का निर्माण नहीं होता। मतलब जिन पुष्पों में, जिन पौधों में पुष्प नहीं निकलते और बीजों का निर्माण नहीं होता, वो टेरिडोफाइटा में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टेरिडोफाइटा। फिर आ जाता है आपका अनावृतबीजी और आवृतबीजी, है ना। तो अब हम बात करते हैं अनावृतबीजी और आवृतबीजी दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बात आती है अनावृतबीजी, मतलब इसमें बीज तो पाया जाता है परंतु बीज के ऊपर उसका कवर नहीं होता है। कवर नहीं होता है मतलब छाल नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी बीज के ऊपर उसका एक जो है कवर पाया जाता है छिलके के रूप में। ठीक है, किसी भी बीज के ऊपर आप कोई भी बीज देखेंगे तो उसके ऊपर आपको कवर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप चना देखते हैं तो चना के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, कवर देखने को मिलता है। जब आप चने को निकालते हैं तो उसका ऊपर से जो है खोल, उसका जो कवर है वो निकल जाता है। ठीक है, छाल उसकी निकल जाती है। तो वहीं अगर हम बात करें जो अनावृत बीज होते हैं, अनावृत बीजी जो बीज होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर कवर होता नहीं है ना। उसी तरीके से आवृत बीज जो होते हैं या आवृत पौधे जो होते हैं और इनके अंदर जो बीज पाए जाते हैं, उन बीज में ऊपर से क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है। ऊपर से उनको कवर करने के लिए झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनके बीजों के ऊपर बीज किसी भी बाहरी आवरण से ढके हुए नहीं रहते हैं, वो अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे पौधे जिनके बीज किसी बाहरी आवरण से ढके हुए रहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। अब आवृत बीजी भी हम 2 प्रकार से उनको पढ़ सकते हैं। आवृत बीजी को भी हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक है आपका एक बीज पत्री और एक होता है आपका द्विबीज पत्री। 2 तरीके से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एक बीजी पत्र की, फिर हम बात करेंगे द्विबीजी पत्र की। एक बीजी पत्र की अगर हम बात करें तो ऐसे बीज जिनको हम 2 बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते। आपने बहुत सारे बीज देखे होंगे जिनको हम अगर तोड़ते हैं तो वो बराबर 2 भागों में नहीं टूटता है। ऐसे बीज आपके क्या कहलाते हैं, एक बीज पत्री, क्योंकि वो एक ही भाग में होते हैं, एक बीज पत्री कहलाते हैं। मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनके बीज केवल और केवल एक ही होते हैं, उनको हम तोड़ना चाहें तो वो 2 बराबर भागों में नहीं टूटते हैं। ऐसे पौधे के जो बीज हैं या ऐसे पौधे जो हैं वो एक बीज पत्री कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम द्विबीज पत्री। तो द्विबीज पत्री के अंतर्गत वे पेड़ पौधे या पादप आते हैं जिनके बीज आसानी से 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल आप चना ले सकते हैं, है ना, मूंगफली ले सकते हैं। तो अगर आप चने को जब आप तोड़ते हैं तो उसके जो चने का जो बीज होता है वो बराबर 2 भागों में टूट जाता है। ठीक है, बराबर 2 भागों में टूट जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, द्विबीज पत्री। तो इस तरीके से इनको आवृत बीजी को हम एक बीज पत्री और द्विबीज पत्रियों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं एक एक चीज पर डेफिनेशन से, साथ ही साथ एक एक चीज पर हम डिस्कशन करते हैं, उदाहरण भी मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, समुद्रीय भाग में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे पादप होते हैं, है ना, जिनमें जड़, पत्ती और तना के रूप में विभाजित नहीं होते हैं, थैले के रूप में विभाजित होते हैं, वो आपके थैलोफाइटा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शैवाल, कवक और जीवाणु आप ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों में आपको शैवाल याद रखना है, क्योंकि हम पादपों की बात कर रहे हैं तो शैवाल आपको याद रखना है। कवक, जीवाणु भी आप देखेंगे पानी के अंदर ही पनप जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं शैवाल। शैवाल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, शैवाल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो थैलोफाइटा का एक उदाहरण है, बहुत बढ़िया, आपको याद रखना है शैवाल, ठीक है। अब बात करते हैं शैवाल। शैवाल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, शैवाल किसको कहते हैं? पेड़, आपने देखा होगा नदियों के किनारे आपको काई देखने को मिलेगी, है ना, जिस पे पैर रखते ही साथ हम फिसल जाते हैं, वो आपका शैवाल रहता है। जब उसकी जो वो क्या होती है, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे तो नॉर्मल ये शैवाल बड़े हो जाते हैं, है ना, जो नदियों के किनारे जो हैं ये शैवाल जो हैं बड़े हो जाते हैं। तो ये जो शैवाल जो होती है, छोटे छोटे पादप के रूप में शैवाल होती हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन सभी पाए जाते हैं। ए बी सी डी विटामिन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। शैवालों की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन ए बी सी डी, ये विटामिन शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो शैवाल होते हैं, वैसे तो शैवालों का अलग अलग कलर होता है, लाल कलर के भी शैवाल हमको देखने को मिलते हैं, नीले कलर के शैवाल भी देखने को मिलते हैं, और भूरे कलर के शैवाल भी हमको देखने को मिलेगा। और इन शैवाल की उपस्थिति के कारण ही समुद्र का रंग हमको वैसा दिखाई देता है। नीले शैवाल रहेंगे तो समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। कहीं कहीं पर हमको जो है लाल शैवाल भी देखने को मिलता है समुद्र के अंदर, तो वहां का पानी हमको रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक है। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही पानी का रंग हमको चेंज दिखाई देता है, परिवर्तित दिखाई देता है। अब बात करते हैं उदाहरण। शैवालों के उदाहरण में एक शैवाल आता है अम्बलक्कस शैवाल। ये जो शैवाल होता है, ये भारतीय जो होते हैं इसको भोजन के रूप में खाते हैं, है ना। कुछ शैवाल खाने योग्य भी होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। तो एक होता है अम्बलक्कस शैवाल। ये जो अम्बलक्कस शैवाल है इसको भोजन के रूप में खाया जाता है। फिर एक नाम आता है आपका सारगासम शैवाल की अगर हम बात करें तो ये जो सारगासम शैवाल होता है, इससे कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। मतलब ऊन बनाना जो है, ऊन किससे बनाया जाता है? सारगासम शैवाल से बनाया जाता है। डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सारगासम शैवाल होता है इससे क्या बनाया जाता है? ऊन बनाया जाता है। फिर कारा तथा नाइट्रेला, ये भी एक शैवाल है। आपके दो शैवालों के नाम है, कारा तथा नाइट्रेला। इनसे क्या किया जाता है? मलेरिया उन्मूलन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मलेरिया उन्मूलन के लिए कारा तथा नाइट्रेला शैवाल का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं, शैवालों का अध्ययन करना फाइक्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइक्रोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइक्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आप शैवालों की स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टडी करना क्या कहलाता है? उसके बारे में जानना, उसको खोजना, है ना, उसकी जानकारी निकालना, ये स्टडी करना होता है। और इस स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हम उसको कहते हैं फाइक्रोलॉजी, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट शैवाल आपको याद रखना है, कोरोलेला एक शैवाल ही है आपका। ये अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो होते हैं अंतरिक्ष में इसको भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष में भोजन के रूप में खाया जाता है। फिर बात आती है एसिटोबुलेरिया। ये जो शैवाल है ये सबसे छोटा शैवाल होता है। तो सबसे छोटा शैवाल होता है एसिटोबुलेरिया, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा जो शैवाल होता है वो होता है माइक्रोसिस्टिम, है ना, माइक्रोसिस्टिस।
माइक्रोसिस्टिस जो होता है वो सबसे बड़ा शैवाल होता है और एसिटोबुलेरिया जो होता है वो सबसे छोटा शैवाल होता है। दोनों नाम याद रखना है, एसिटोबुलेरिया सबसे छोटा शैवाल होता है और माइक्रोसिस्टिस सबसे छोटा शैवाल होता है। फिर बात करते हैं बर्फ के अंदर जो शैवाल पाई जाती है उसको क्रिप्टोफाइट कहते हैं। क्रिप्टोफाइट, बर्फ के अंदर जो शैवाल पाई जाती है या बर्फ के आसपास जो शैवाल पाई जाती है उसको कहा जाता है क्रिप्टोफाइट। ठीक है, बर्फ के अंदर जो शैवाल पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें चट्टानों में जो शैवाल पाई जाती है, चट्टानों के अंदर जो शैवाल पाई जाती हैं उनको लिथोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोफाइटा कहा जाता है। याद रखना है किसके अंदर? चट्टानों के अंदर जो शैवाल पाई जाती है उनको लिथोफाइटा कहा जाता है। फिर बात करते हैं अल्बा भी आपका एक शैवाल ही है और ये समुद्रीय सलाद के रूप में जापान में अधिक उपयोग में लाया जाता है ये। ठीक है, अल्बा भी आपका एक क्या है? समुद्रीय शैवाल है और समुद्रीय शैवाल होने के साथ साथ समुद्रीय सलाद भी इसको कहते हैं और इसका उपयोग जो है वो जापानी लोग अधिक सलाद के रूप में करते हैं। इसको सलादीय या समुद्रीय सलाद भी कहते हैं अल्बा को, तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कैराड्रस की बात करें तो जूते पॉलिश करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी एक शैवाल है, कैराड्रस भी एक शैवाल है और इसका उपयोग जूते पॉलिश करने में किया जाता है। ये सभी आपके शैवाल हैं। ठीक है, फिर बात आती है आपका लेमिनेरिया भी एक आपका शैवाल है और ये जो लेमिनेरिया वाला जो शैवाल है इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लेमिनेरिया से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। फिर बात करते हैं माइक्रोसिस्टिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ सबसे बड़ा शैवाल होता है। इसको दैत्याकार समुद्रीय घास भी कहते हैं, इसको दैत्याकार समुद्रीय घास भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दैत्याकार समुद्रीय घास भी कहते हैं। माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शैवालों के कलर। मैं आपको बता चुका हूं, आपको लाल कलर के शैवाल भी देखने को मिलेंगे, नीले कलर के शैवाल भी देखने को मिलेंगे और भूरे कलर के शैवाल भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो शैवाल होते हैं इनका कलर किस वर्णक के कारण परिवर्तित होता है? जैसे कि आपको पता होगा पत्तियां जो हरी होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसकी उपस्थिति में ही पत्ती का कलर कैसा होता है? हरा होता है। उसी प्रकार से जो लाल कलर की शैवाल होती है ना, जो कौन से कलर की? हरा वर्णक या कोई भी शैवाल हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफाइसी उपस्थित होता है। क्लोरोफाइसी उपस्थित होता है। इस क्लोरोफाइसी की उपस्थिति के कारण ही शैवाल कैसा होता है? हरे कलर का होता है। उसी तरीके से रोडोफाइसी वर्णक की उपस्थिति के कारण कुछ शैवालों का कलर कैसा होता है? लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? रोडोफाइसी की उपस्थिति के कारण। ये वर्णक होते हैं। ये वर्णक जब इस शैवाल में पाए जाते हैं तो इनकी उपस्थिति के कारण शैवाल का कलर का आधार निर्धारण होता है। ठीक है, तो लाल वर्णक की उपस्थिति में, लाल वर्णक क्यों होता है? लाल वर्णक का नाम क्या है? रोडोफाइसी। इस रोडोफाइसी की उपस्थिति में ही शैवाल कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब बात करते हैं भूरा, तो ये है फियोफाइसी वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का कलर कैसा दिखाई देता है? भूरा दिखाई देता है। तो आपको तीनों नाम याद रखना है किसके कारण कौन सा कलर होता है। क्लोरोफाइसी के कारण शैवाल का रंग हरा होता है, रोडोफाइसी के कारण शैवाल का रंग लाल होता है और फियोफाइसी के कारण शैवाल का रंग भूरा होता है। अब ये तो हो गई आपके शैवाल से संबंधित, जो हमने थैलोफाइटा में एक उदाहरण लिया था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा, सेकंड, जो मैं आपको बता चुका हूं ब्रायोफाइटा पे हम डिस्कशन करते हैं। ब्रायोफाइटा की बात करें तो संवर्धन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वनस्पतिक जगत का एम्फीबिया कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। वनस्पतिक जगत का एम्फीबिया किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एम्फीबिया ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। वनस्पतिक जगत का एम्फीबिया किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, अब
जो ब्रायोफाइटा होते हैं, जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं, उनमें एक विशेष लक्षण पाया जाता है, जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। अधिक मात्रा में अपने अंदर जल का अवशोषण ये पौधे कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने पादप आते हैं वो क्या करते हैं, अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो इनके अंदर जल धारण करने की अधिक क्षमता पाई जाती है, इसलिए इनको ऐसे स्थानों पर अधिक लगाया जाता है जहां पर बाढ़ आने की संभावना होती है। तो ये क्या करते हैं, बाढ़ के पानी को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, है ना कहीं ये बाढ़ को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अधिक मात्रा में लगाना आवश्यक होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं स्फैंगनस। स्फैंगनस खास तौर पे एक ऐसा ब्रायोफाइटा है जिसको जल धारण या जल का अवशोषण करने के लिए इसको लगाया जाता है। किसको, स्फैंगनस, स्फैंगनस, ठीक है। फिर बात करते हैं डायसोनिया। डायसोनिया भी एक आपका क्या है, ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ये जो डायसोनिया एक ब्रायोफाइटा है, ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, ये आपको याद रखना है। डायसोनिया जो है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा होता है। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या होना चाहिए, आपका आंसर डायसोनिया होना चाहिए। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा पूछूं मैं अगर आपसे तो जुओप्सिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुओप्सिन। मैं बोलूँ आपको कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा तो डायसोनिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा तो जुओप्सिन। और ब्रायोफाइटा मैं आपको बता चुका हूँ, स्थलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, परंतु इसके अंतर्गत संवर्धन ऊतक नहीं पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम की इसमें क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो जुओप्सिन सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है। ये तो हो गया आपका ब्रायोफाइटा। अब बात करते हैं ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा की विशेषता ये होती है, इसमें संवर्धन ऊतक पाया जाता है। संवर्धन ऊतक पाया जाता है मतलब जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जिसके द्वारा जड़ से पत्ती तक पानी और खनिज पदार्थ पहुंचते हैं, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है ट्रैकियोफाइटा में, क्योंकि संवर्धन ऊतक पाया जाता है। ये आपको इतनी चीज ट्रैकियोफाइटा में याद रखना है। ट्रैकियोफाइटा में मैं 3 बता चुका हूं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टेरिडियोफाइटा। टेरिडियोफाइटा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि पत्ती, जड़ और तना इसमें पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता टेरिडियोफाइटा की होती है ना। तो टेरिडियोफाइटा की सबसे बड़ी विशेषता पत्ती, जड़, तना इसमें पाए जाते हैं, परंतु इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। ये एक अलग चीज हो जाएगी। पत्ती, जड़, तना पाए जाते हैं, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण किसके अंतर्गत नहीं होता है, टेरिडोफाइटा के पेड़ पौधों के अंतर्गत नहीं। जो टेरिडोफाइटा की श्रेणी में आते हैं उनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। ये आपको अलग से इसमें याद रखना है। फर्म सबसे बड़ा पौधा होता है किसके अंतर्गत, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत ये जो लिखा है मैंने शब्द फर्म, ये सबसे बड़ा क्या होता है, पौधा होता है टेरिडोफाइटा का, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो होता है, टेरिडोफाइटा विकसित बीज रहित पौधा इसको कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। बीज रहित मतलब बीज नहीं होता परंतु फिर भी विकसित होता है। विकसित बीज रहित पौधा विकसित है, पूर्ण रूप से विकसित है, परंतु बीज रहित पौधा है जिसके अंदर बीज नहीं पाया जाता। ये किसको कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। तो टेरिडोफाइटा आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। पेड़ में जो है पत्ती, तना, जड़ पाई जाती है। इसमें बात करें अगर हम तो बीज और उसका निर्माण नहीं होता है। फल का निर्माण इसमें पुष्प का और बीज का निर्माण टेरिडोफाइटा में नहीं होता है। अब बात करते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी मतलब इसमें बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। बीज के ऊपर किसी भी प्रकार का छिलका नहीं पाया जाता है, ठीक है। बीज जो होते हैं ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर किसी भी प्रकार का छिलका नहीं पाया जाता है वो अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी में जो बीज होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण जो है वो साइकस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकस, सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रश्न बनेगा तो साइकस से ही बनेगा। साइकस सबसे बड़ा बीजाणु तथा शुक्राणु होता है किसके अंतर्गत, अनावृत बीजी के अंतर्गत। सबसे बड़ा बीजाणु और शुक्राणु किसके अंदर पाया जाता है, साइकस के अंदर पाया जाता है। तो अनावृत बीजी में आपको साइकस बिल्कुल याद रखना है। अगर पूछा जाएगा तो
इसी से पूछा जाएगा, ठीक है, अनावृत बीजी में। साइकस याद रखना, साइकस में ही हम देखेंगे सबसे बड़ा इसमें बीजाणु और शुक्राणु पाया जाता है साइकस में, ठीक है, बीजाणु और शुक्राणु निषेचन की क्रिया जिसके अंतर्गत होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि साइकस के तने के मंड से ही साबूदाने का निर्माण किया जाता है। आप नॉर्मली खाते हैं ना जो साबूदाना, उसका जो निर्माण है वो साइकस के तने से एक मंड निकलता है ना, उस मंड से ही साबूदाने का निर्माण होता है। तो याद रखना कि साबूदाने का निर्माण किससे होता है, साइकस का जो तना होता है उस तने से एक मंड निकलता है, उस मंड से ही साबूदाने का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। एक इसमें चीड़ का पौधा भी पाया जाता है और एक इसमें देवदार का पौधा भी पाया जाता है। दो विशेष पौधे और आपको याद रखना है अनावृत बीजी में। वैसे तो साइकस का पौधा तो आपको याद रखना ही रखना है ना, साथ ही साथ यहाँ पे चीड़ का पौधा भी याद रखना है और देवदार का पौधा भी याद करना है। क्यों? क्योंकि चीड़ का पौधा तारपीन का तेल निकलता है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तारपील का तेल, तारपीड़ का जो तेल होता है वो कहाँ से निकलता है, चीड़ पौधे से निकलता। और ये जो चीड़ पौधा होता है वो अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं देवदार का पौधा, इससे जो है सेड्रस का तेल निकलता है। तो सेड्रस का तेल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, देवदार के पौधे से प्राप्त होता है। और तारपीण का तेल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। साइकस को सागोपास तथा जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये जो साइकस होता है, साइकस का पौधा होता है जो, इसको सागोपास भी कहा जाता है और जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। अब जीवाश्म तो आपको पता ही होगा कि जब मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे या जीव जंतु बहुत समय तक दबते रहते हैं, दब जाते हैं हजारों वर्षों तक, फिर उसके पश्चात जो चीज़ हमको प्राप्त होती है वो जीवाश्म के रूप में प्राप्त होती है, उसको हम जीवाश्म कहते हैं। मतलब मरने के बाद जब पूरी तरीके से पेड़ पौधे या जीव जंतु की जो बॉडी होती है वो सड़ जाती है, गल जाती है, तो वो जीवाश्म का रूप ले लेती है। परंतु जो साइकस होता है वो जीवित रहता है, फिर भी हम उसको जीवाश्म कहते हैं, इसलिए उसका नाम जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। तो साइकस को सागोपास और जीवित जीवाश्म दोनों कहा जाता है। अब बात करते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधों के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, है ना। आवृत बीजी मैं बता चुका हूं, जिसमें बीज तो पाया जाता है और बीज के ऊपर छिलका भी पाया जाएगा। ऐसे पेड़ पौधे जिसमें बीज पाया जाता है और बीज के ऊपर छिलका पाया जाता है वो आवृत बीजी कहलाते हैं। बीज फल के अंदर होता है। अच्छा, एक और विशेषता इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऐसे पौधे जिनका बीज फल के अंदर होता है, आप समझिए, जिसका आपने ऐसे बहुत सारे फल खाए होंगे जिसके अंदर बीज निकलता है, वो किसके अंदर आएंगे, आवृत बीजी के अंदर आएंगे। ऐसे फल जिनके अंदर बीज निकलता है, अंदर बीज निकलता है, वो जो पेड़ होगा वो पेड़ किसके अंतर्गत आएगा, आवृत बीजी के अंतर्गत आएगा। अब आवृत बीजी के अंतर्गत आता है, इसमें संवर्धन तंत्र पाया जाता है लेकिन इतना विकसित नहीं होता है, थोड़ा सा कम विकसित होता है, अविकसित होता है। संवर्धन ऊतक पाया जाता है जिसमें जाइलम फिलोयम भी पाए जाते हैं, परंतु इतना विकसित नहीं होता है। अब बात करते हैं आवृत बीजी। जो आवृत बीजी को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, एक बीजी पत्र और द्वि बीजी पत्र। सबसे पहले बात आती है एक बीजी पत्र। एक बीजी पत्र में हम कई मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिसके जो बीज होते हैं वो केवल एक ही भाग में होते हैं, उसको तोड़ने से वो दो बराबर भागों में नहीं टूटते, ऐसे। अब इसके उदाहरण समझ लो, इसने बहुत सारी श्रेणियों में बांटा है, बहुत सारे कुल में बांटा है, कई प्रकार की श्रेणियों में बांटा है, उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक कुल, जिसमें हम बांटते एक बीजी पत्रों को बहुत सारे कुलों में बांटा गया है। इसमें एक आता है आपका लीजिएसी कुल। नाम क्या है, लीजिएसी कुल। लीजिएसी कुल के अंदर लहसुन आता है और प्याज आता है ना। लीजिएसी कुल के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है, लहसुन को और प्याज को रखा जाता है। रखने की भी कैटेगरी अलग अलग होती है, ठीक है। तो लीजिएसी कुल के अंतर्गत लहसुन आता है और प्याज आता है। अब इस लहसुन और प्याज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक बीजी पत्री है कि द्विबीजपत्री है, वहाँ आपको इसका आंसर देना है। साथ ही साथ इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए सभी वस्तु जीव जंतु पेड़ पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है और वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिकों के आधार पर दिया जाता है।
उनके द्वारा जो द्विनाम पद्धति दी गई है उसके आधार पर जीव जंतु है पेड़ पौधे का नामकरण किया जाता है। तो द्विनाम पद्धति के आधार पर ही लहसुन और प्याज के वैज्ञानिक नाम भी हैं, जो भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे लहसुन को एलियम स्टाइबम के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम, लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम स्टाइबम। उसी तरीके से प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम कैपा वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। दोनों कैसे हैं, एक बीजपत्री है, ठीक है। कुल आपको याद नहीं रहता है तो फिर भी ठीक है, बट एक बीजपत्री याद रखना है। फिर एक दूसरा कुल आता है ग्रेमीनी कुल के अंतर्गत गेहूं आता है, मक्का आता है, और भी आते हैं परंतु हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रेमीनी कुल में गेहूं आता है और मक्का आता है, और एक आता है आपका गन्ना, ठीक है। गेहूं, मक्का, गन्ना ये तीनों ही ग्रेमीनी कुल में आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक बीजपत्री भी है, ये भी याद रखना। गेहूं, मक्का, गन्ना एक बीजपत्री है। अब बात करते हैं गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टाइबम। तो ट्रिटिकम स्टाइबम किसका वैज्ञानिक नाम है, गेहूं का। फिर आता है मक्के का वैज्ञानिक नाम है जाइमेज, क्या है, जाइमेज। और उसके बाद आता है चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइबा। तो याद रखना है चावल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ओराइजा सेटाइबा, ठीक है। फिर गन्ना, ठीक है। अब बात करते हैं गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरम, है ना। तो याद रखना है ये गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। फिर एक और कुल आता है आपका पाल्मी कुल में मैंने एक ही उदाहरण लिया है, नारियल। और नारियल का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है आपका कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, 3 कुल बताए हैं, लिएंजीसी कुल, ग्रेमिनी कुल और पाल्मी कुल। ये जो तीनों कुल हैं ये एक बीजपत्री के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो उदाहरण बताए हैं मैंने वो भी एक बीजपत्री ही हैं। अब उदाहरण में आते हैं द्विबीजपत्री पर। द्विबीजपत्री जिनके बीज क्या होते हैं, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण चने के बीज को जब आप तोड़ेंगे तो 2 बराबर भागों में टूट जाता है। तो चना एक आपका द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। और अब द्विबीजपत्री के अंतर्गत भी बहुत सारी श्रेणियां, वर्ग, समूह देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बीजपत्री में भी देखने को मिले। कुछ हमने लिखे हुए हैं, जिसमें एक आता है क्रूसीफेरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था सरसों से संबंधित। शलजम और सरसों ये आते हैं आपके क्रूसीफेरा में, और भी आते हैं परंतु इंपॉर्टेंट हैं ये। सरसों और शलजम ये दोनों किस में आते हैं, क्रूसीफेरा में आते हैं। और जब ये क्रूसीफेरा में आते हैं तो इनके वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए। द्विबीजपत्री हैं, सरसों भी द्विबीजपत्री है, शलजम भी द्विबीजपत्री है। इनके जो बीज होते हैं वो 2 बराबर भागों में टूट जाते हैं। सरसों की बात करें तो इसका जो है ब्रासिका कम्पेप्ट्रीज इसका नाम हो जाएगा। ब्रासिका कम्पेस्ट्रीज याद रखना है, कम्पेस्ट्रीज, ठीक है। ब्रासिका कम्पेस्ट्रीज इसका नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। शलजम का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका
रापा, किसका? शलजम का। तो आपसे शलजम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो ब्रासिका रापा आ जाएगा। शलजम किसके अंतर्गत आता है? तो ये एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, शलजम का जो पौधा होता है। फिर बात आती है मालवेसी। मालवेसी कुल, ये सब आपके कुल हैं। तो एक मालवेसी कुल होता है जिसमें हम कपास को रखते हैं। कपास का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मालवेसी कुल, इनमें बहुत सारे कुल चलते हैं, तो उसी में एक मालवेसी कुल होता है। मालवेसी कुल की बात करें तो इसमें एक उदाहरण है कपास। कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गॉसिपियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मालवेसी का। फिर मालवेसी के अंतर्गत कपास का। फिर आता है हमारा एक और कुल आता है लिम्यूमिनेसी, लिम्यूमिनेसी। ये जो लिम्यूमिनेसी कुल होता है इसमें हम मटर को रखते हैं, सोयाबीन को रखते हैं, चना रखते हैं और इमली को रखते हैं। ये हमारे इस कुल के अंतर्गत आते हैं। किस कुल के अंतर्गत? लिम्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। इनके जो पौधे होते हैं द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, और ये जो बीज होते हैं ये दो बराबर भागों में टूट जाते हैं। मटर की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइबम, पाइसम सेटाइबम। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। अब इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को बार बार सुने तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सेट हो जाए, ठीक है। तो सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। और उसके बाद आता है चना। चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिसेरे आर्टिनम, सिसेरे सिसेर आर्टिनम, सिसेर आर्टिनम, सिसेर आर्टिनम, सिसेर आर्टिनम। फिर बात करते हैं इमली। इमली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है टेमारियडम, टेमारिडम, टेमारिडम इंडिका, टेमारिडम इंडिका। इमली का क्या होता है? टेमारिडम इंडिका। ये जो है आपका इमली का वैज्ञानिक नाम होता है। सारे वैज्ञानिक नाम जो होते हैं वो द्विनाम पद्धति के आधार पर ही रखे जाते हैं। अब आपको एक बीजपत्री के उदाहरण याद रखना है। लहसुन और प्याज हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का, चावल, गन्ना और नारियल। द्विबीज के उदाहरण में सरसों, शलजम, कपास, मटर, चना, इमली। क्वेश्चन इजी पूछना होगा तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा, जैसे कि एग्जांपल लहसुन एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है, ये इजी क्वेश्चन हो जाता है। परंतु कभी उसके साइंटिफिक नाम पूछ लिए तो वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतनी चीज इसमें याद रखनी है। साथ ही साथ आपको पूरा डेफिनेशन भी याद रखना है, किस प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं वो भी आपको याद रखना है। जितना हो सकता है उतना आप इस चीज़ में से कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि शैवाल से संबंधित मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद रखना है। शैवाल से जो उदाहरण दिए हैं, किस शैवाल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ये प्रश्न कई बार बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ द्विबीजपत्री से एक प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी टेट में 2014 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।